दोस्तों, वेलकम टू AML ट्रांसफॉर्मेशन चैनल। ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर AML KYC स्किल बिल्डिंग। इसमें बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस हैं जो AML रिलेटेड टॉपिक्स में हैं, इवन KYC पे भी है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो आज ये वीडियो हम एंटिटी टाइप पे लेके आए हैं। KYC में एंटिटी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके हिसाब से ही हम उसका KYC, पीरियोडिक रिव्यू एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करते हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन इज ए डिफिकल्ट टास्क। सो जब भी आप KYC में काम करेंगे, आपके पास केसेस आएंगे, तो सबसे पहला जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो KYC आप कर रहे हो, ये इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है, पर्सन है, कॉर्पोरेट है, क्या है। सो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग एंटिटी। आज हम उस पे ही ये वीडियो फोकस करेंगे। स्टार्ट। What is KYC? KYC is Know Your Client। मैं भी इसको Know Your Customer बोल सकता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो KYC प्रोसेस से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लाइंट को आइडेंटिफाई करता है कि ये नेचुरल क्लाइंट है, मतलब इंडिविजुअल है, या कॉर्पोरेट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो क्या बिजनेस कर रहा है। तो अगर पढ़ा जाए, सो KYC इज द प्रोसेस दैट एनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, whether corporate or natural client and irrespective of business। इसको आप अपने शब्द से भी बोल सकते हो इंटरव्यू में, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जो भी बिजनेस हो, वो कॉर्पोरेट बिजनेस हो, मतलब मैनेजमेंट टाइप का, रियल इस्टेट का हो, नो योर कस्टमर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ब्रोकरेज फर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रियल इस्टेट, इवन सिक्योरिटीज एंड शेयर मार्केट कंपनीज को भी इम्प्लीमेंट होता है। नो योर क्लाइंट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग या फाइनेंस के साथ डील करती है, उनको भी KYC कंप्लायंट होना पड़ता है। KYC क्राइम को मिटिगेट करने के लिए, मोस्टली फाइनेंशियल क्राइम को मिटिगेट करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक आप कस्टमर को जानोगे नहीं, तब तक आप उसके साथ कितने पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसका हिसाब नहीं लगा सकते। अगर आप किसी खतरे का हिसाब नहीं लगा सकते, तो आप प्रिवेंशन कैसे करोगे। सो देयरफॉर KYC इज इम्पॉर्टेंट टू इन द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, and it help organization to know their customer and help to uncovering the potential risks that might be a part of business relationship of the client। और ये फाइनेंशियल क्राइम बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये आपका IT थेफ्ट हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, कुछ भी हो सकता है। इस स्लाइड में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन निकला है इंटरव्यू का, वो है व्हाट इज KYC, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो पहले दो जो रेड में हाईलाइटेड है, ये है व्हाट इज KYC एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका बॉटम दो है, और इसका साथ साथ मैं इसका एक PDF बना के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन हैव ए लुक ऑन टू इट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो आफ्टर KYC हम यहाँ पे आते हैं, व्हाट आर स्टेप्स इन एंड टू एंड KYC। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी आता है, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं कि 3 स्टेप मोस्टली KYC के एंड टू एंड प्रोसेस में होता है। सबसे पहला होता है न्यू क्लाइंट अडॉप्शन, रेगुलर रिव्यू एंड इवेंट ड्रिवन रिव्यू। एंड टू एंड KYC को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, सबसे पहले कस्टमर आता है, आप उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये एक्सर्न करते हैं कि वेदर ही इज एलिजिबल टू ओपन ए बैंक अकाउंट, यस और नो, एंड देन आप उसका अकाउंट प्रोसेस करते हैं, एंड प्लस उसके प्रीवियस अकाउंट या उसका सोर्स ऑफ इनकम का एक प्रूफ लेके आप अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। दैट इज द जनरल प्रोसेस फॉलोड in banks as well as in eKYC wallets everywhere। न्यू क्लाइंट एडॉप्शन हो गया वो वाला आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, मतलब कस्टमर को जो आपने फिजिकल देखा, उसके डॉक्यूमेंट देखे, दैट इज ऑनबोर्डिंग। रेगुलर रिव्यू, अकाउंट ओपन होने के बाद आप उस कस्टमर को एक डेजिग्नेशन दोगे, मतलब ही इज ए सैलरीड पर्सन, ही इज ए बिजनेस ओनर, ही इज द ओनर ऑफ ए वेरी बिग कॉर्पोरेशन, या छोटा मोटा बिजनेसमैन है। उसी हिसाब से आप उसका रेगुलर रिव्यू मतलब पीरियोडिक रिव्यू उस हिसाब से अकाउंट में सेट करोगे। 1 साल में होगा
2 साल में होगा, 6 महीने में होगा, वो करोगे। एंड तीसरा इवेंट ड्रिवन रिव्यू, इसका मतलब होता है अकाउंट में जब उसको एक टैग लग गया कि ये सैलरी अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, एक कैश इंसेंटिव अकाउंट है, उसमें कोई इवेंट होता है या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होती है जो उस अकाउंट के पैटर्न के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, उसको इवेंट ड्रिवन रिव्यू बोलते हैं। सो एंड टू एंड केवाईसी मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग में सब 3 ही स्टेप्स हैं। न्यू क्लाइंट अडॉप्शन मतलब ऑनबोर्डिंग, दूसरा रेगुलर रिव्यू मतलब पीरियोडिक रिव्यू, तीसरा इवेंट रिव्यू मतलब अगर कोई हिकअप आ गया अकाउंट में या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन अकाउंट के टाइप का नहीं है। तो ये आपका दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टेप्स इन एंड टू एंड केवाईसी। तो ये आपको पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये समझाया है। सो बेटर आप ये 3 कीवर्ड्स हमेशा याद रखें टू टेल टू द इंटरव्यूअर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। केवाईसी का प्रोसेस, केवाईसी का गोल यही है कि केवाईसी प्रोसेस जब कस्टमर से किया जाए तो उसको सबसे मिनिमम हैसल से केवाईसी कंप्लीट हो विद द लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम। अगर केवाईसी ही कॉम्प्लेक्स रहा then customer won't be comfortable to continue with the financial institution which is not good for business। केवाईसी के प्रोसेस में अगर हम कुछ भी डेविएशन करते हैं जो रेगुलेटर ने डिफाइन किया है तो हमको पेनल्टीज देने पड़ सकती है। इसलिए एंड टू एंड केवाईसी इंश्योर करने के लिए हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज करने चाहिए। 1.2 मेंशन, एंड टू एंड केवाईसी के लिए जो केवाईसी एनालिस्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी स्किल सेट मैटर करती है, बट एंड ऑफ द डे सिंस एवरीथिंग इज डिजिटल, टूल्स एंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे आता है इंटरव्यू का तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू एंश्योर दैट द वर्क इज डन इन ए गुड इन विद इन द एसएलए एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो यहाँ पे आप जो आंसर देंगे उसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि द एनालिस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द लेटेस्ट टूल एंड शुड बी यूजिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द केसेस। एंड टू एंड केवाईसी में क्लाइंट को अंडरस्टैंड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है रिस्क एंड डॉक्यूमेंट किया जाता है एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट का मतलब क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना, उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट देना। आइडेंटिफाइंग द रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर को जब हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, कस्टमर क्या बिजनेस है या जो भी है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से हम रिस्क असाइन करेंगे। एंड तीसरा डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी हमें ही करना है एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। सो जैसे हमने देखा एंड टू एंड केवाईसी, फिर केवाईसी, तो अभी हम ड्यू डिलिजेंस पे आते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस मोस्टली 2 टाइप के ही होते हैं। मैं ये मना नहीं करूंगा कि बीडीडी भी होता है, एलडीडी भी होता है, पर ड्यू डिलिजेंस मोस्टली 2 ही टाइप के होते हैं, एक सीडीडी और ईडीडी। इसके रिगार्डिंग पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ये जस्ट कुछ एडिशनल पॉइंट लेके मैंने बनाया है। सो केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 ही होती है। पहले आपने आइडेंटिफाई किया एंटिटी को, दूसरा रिस्क रेटिंग एंड ड्यू डिलिजेंस करवा दिया, तीसरा उसका ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही है केवाईसी की रिक्वायरमेंट। जैसे हमने अभी केवाईसी किया, एंड टू एंड केवाईसी, फिर केवाईसी की रिक्वायरमेंट, अभी हम आते हैं एंटिटी पे, क्योंकि केवाईसी का प्रोसेस तो पता लग गया, लेकिन जब तक हम एंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो एंटिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है केवाईसी के लिए एंड केवाईसी के लाइफ साइकिल के लिए, क्योंकि ये पूरे की पूरे केवाईसी लाइफ साइकिल में इम्प्लीमेंट होता है। जैसे हमने देखा था एंड टू एंड केवाईसी, न्यू क्लाइंट अडॉप्शन में भी ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, एंड इवेंट ड्रिवन एंड वन ऑफ द ट्रांजेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप एंटिटी आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है और उसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है। तो वी ऑल्सो नीड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। द क्लाइंट इज रिलेशनशिप इज विद पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी और ब्रांच।
इसका मतलब ये है जब क्लाइंट आइडेंटिफाई हो गया, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है अभी, जो इंडिविजुअल है वो जो एक्चुअल उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, सब्सिडरी के साथ जुड़ा हुआ है, या ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है। गिवन एन एग्जांपल, जैसे एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस का कोई भी बंदा है, समझ लो कांग्रेस या बीजेपी या आपका कोई भी बंदा है, वो लोकल सिटी ऑफिस का बंदा है या स्टेट हाई कमीशन का बंदा है, या डायरेक्ट वो उनका जो हेड ऑफिस है दिल्ली वहां से आया है। तो अरविंद केजरीवाल, गिवन एन एग्जांपल एज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल is in relationship with parent. He is not in relationship with a subsidiary or with branch. आई थिंक अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो इधर हम क्लाइंट की स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, इन शॉर्ट उसकी औकात को डिटरमाइन करते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर डेफिनेशन पे जाया जाए, पेरेंट होता है एक लीगल एंटिटी जिसकी मोर देन वन कंपनी हो। जैसे आम आदमी पार्टी, गिवन एन एग्जांपल, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इसके अंडर बहुत सारी चैरिटीज भी होंगी, बहुत सारे छोटे मोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी होंगे। देयरफॉर पेरेंट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, जो एक लीगल एंटिटी है, उसके अंडर मोर देन वन कंपनी हो सकता है। तो अगर एक इंडिविजुअल एपीपी के साथ एज अ पेरेंट कंपनी से जुड़ा हो तो उसकी स्टेटस भी उतनी ह्यूज होगी। दूसरा, सब्सिडरी। सब्सिडरी पेरेंट के अंडर रहता है, लेकिन इनकी अपनी लीगल एग्जिस्टिंग रहती है। हो सकता है इनका अपना आइसोलेटेड भी बिजनेस हो, या इनका वही बिजनेस हो जो पेरेंट का है। सब्सिडरी इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर पेरेंट का जो बिजनेस है उनको कोई अलग बिजनेस करना है तो सब्सिडरी ओपन की जाती है। गिवन एन एग्जांपल, कोई भी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक की इंडिया की जो मेन ब्रांच होती है वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और ब्रांच बनाती है ओनली फॉर एसएमईज एंड कॉर्पोरेट लोन्स, तो वो हो गई उसकी सब्सिडरी। अब तीसरा, ब्रांच। ब्रांच एक जो पेरेंट एंड सब्सिडरी से ही निकल के आता है, ये पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इन अनदर ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है बैंक के ब्रांचेस। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस दिल्ली में या मुंबई में है और उसकी ब्रांचेस हर जगह है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहाँ की सिटी से या वहाँ के ब्रांच मैनेजर से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम मेन जो स्टेट बैंक है मुंबई में उससे आइडेंटिफाई करते हैं। सो जब एंटिटी डिसाइड की जाती है तो देखा जाता है कि उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, एंड दैट्स हाउ पेरेंट, सब्सिडरी एंड ब्रांच ये केवाईसी में इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्टैच्यूर डिसाइड करने में, उसका अकाउंट ट्रांजैक्शन इवैल्यूएट करने में। अब एंटिटी टाइप के ब्रांच, सब्सिडरी एंड पेरेंट के अलावा भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे ओनरशिप को लेके, ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेके। तो पहले तो नेचुरल पर्सन देखते हैं। दिस इज एन इंडिविजुअल क्लाइंट हु होल्ड ए अकाउंट विद द कंपनी। मतलब एक नॉर्मल सैलरीड बंदा जिसका सैलरी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो ही इज अ नेचुरल पर्सन। ही डजंट रिप्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, he represent as a normal person. So he is a natural person, he is not a branch, he is not a subsidiary. दूसरा, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। ऐसी एंटिटीज जिनका मोर देन 75% गवर्नमेंट के पास है या उस एंटिटी पे कंट्रोल गवर्नमेंट का ही चलता है। इसकी एग्जांपल आप गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को बोल सकते हैं या गवर्नमेंट रन सर्विसेज को बोल सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स, हॉस्पिटल, एयरलाइंस आर गुड एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। फिर रिकॉग्नाइज्ड रेगुलर एंटिटी, recognized regulated entity, sorry. If an entity is regulated by a recognized regulator, it is called as recognized regulated entity. एग्जाम्पल है जैसे आपकी कोऑपरेटिव्स बैंक हो गया, डेयरी हो गया, आपकी गवर्नमेंट की कोई फिशरी है, उसको हम बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड एंटिटी। इसका एग्जाम्पल आप अमूल बोल सकते हो, या गवर्नमेंट की जो पेट्रोल पंप्स होती हैं, मोस्टली डेयरी इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इट। इवन गवर्नमेंट ओन एमुनेशन फैक्ट्री जो है,
वो भी आप रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड एंटिटी बोल सकते हो, हॉल बोल सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड एंटिटी, ऐसी एंटिटीज जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उनका जो गाइडलाइंस है वो रेगुलेटेड एंटिटी कंट्रोल करती है। जैसे आप आरबीआई बोल सकते हो या सेबी बोल सकते हो। कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, इन्फोसिस, सत्यम, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब लिस्टेड है, लेकिन इनके ये गवर्नड होते हैं बाय आरबीआई एंड बाय सेबी इन टर्म्स ऑफ योर मार्केट। तो यहाँ पे एंटिटी टाइप, तीन टाइप के, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कैन यू टेल मी फ्यू एंटिटी टाइप्स, तो इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, उस पर नहीं जाना है, थोड़ा और प्रैक्टिकल होना है कि नेचुरल पर्सन, गवर्नमेंट ओन एंटिटी, रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड एंटिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड एंटिटी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट और आप इंटरव्यू में ऐसा ही आंसर दीजिए। एडिशनल एंटिटी टाइप हम और भी बोल सकते हैं, जैसे प्राइवेट एंटिटी, एंटिटीज जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं लीगली बट लिस्टेड नहीं है, या कोई भी उनको रेगुलेट कर रहा है पर विथ गाइडलाइंस, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल कसिनो या गैम्बलिंग इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो। फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल, ऐसे कुछ एंटिटीज जो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या ऑब्लिगेशन के लिए ही बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या उसको आइसोलेट करने के लिए ये किए जाते हैं। ये प्राइवेट होता है और इनकी ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल दो टाइप के होते हैं, ऑर्फन, नॉन ऑर्फन। इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट। तो ऑर्फन टाइप एंटिटी और नॉन ऑर्फन टाइप एंटिटी का डिफरेंस ये है, ऑर्फन का मतलब ये होता है कि ऐसी लीगल एंटिटी क्रिएट की जाती है जो पेरेंट कंपनी के एसेट या लाइबिलिटी या बिजनेस से अलग हो। फॉर एग्जांपल, ए लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एक ऑर्फन एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है, मतलब एक अलग एंटिटी बनाती है जो कोई एक्सपेरिमेंटल या कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही है। तो कल जाके इस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट में कोई भी हैवी लॉस हो जाता है या कोई रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं तो पेरेंट कंपनी को इश्यूज नहीं आएंगे। सो दैट इज ऑर्फन इन टर्म्स ऑफ एसपीवी। अब हम नॉन ऑर्फन में आते हैं। ये ऐसी लीगल एंटिटी पेरेंट कंपनी क्रिएट करती है जो पेरेंट कंपनी के बिजनेस से थोड़ा बहुत मिला जुला बिजनेस करती होगी, ऐसा नहीं कि पूरा अलग, बट इट विल बी रिलेटेड टू दैट, इसलिए इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द पेरेंट कंपनी एंड नॉट स्लोली क्रिएटेड फॉर आइसोलेटिंग एसेट और लाइबिलिटी। इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर एक सेपरेट नॉन ऑर्फन एसपीवी बनाती है, जैसी ऐसी एक एजेंसी जो घर को रेंट पे देती है इन प्लेस ऑफ सेलिंग इट, तो इनका लाइन ऑफ बिजनेस एंड पेरेंट कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस सेम है, सो दैट विल बी ए नॉन ऑर्फन एसपीवी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको एंटिटी टाइप के बारे में, केवाईसी टाइप के बारे में, इन सबको एक वर्ड फॉर्मेट में गूगल ड्राइव में शेयर कर दिया है। आपके सामने जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इस लिंक से गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे को बहुत बार कंप्लेन आता है कि गूगल ड्राइव एक्सेस नहीं हो रहा, तो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिंक कॉपी कीजिए आप, गो टू योर क्रोम, ठीक है, मैं इनकॉग्निटो में चला जाता हूँ, जस्ट यहाँ पे वो पेस्ट कीजिए आप। पहले आप चले जाइए google.com पे, देन इस लिंक पे आप पेस्ट कीजिए इसको। देखिए ये आपका आ गया, इसमें आपका व्हाट इज केवाईसी, नो योर क्लाइंट, स्टेप्स इन एंड टू एंड केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, एंटिटी टाइप क्या होते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई क्यों करने चाहिए वो भी लिखा हुआ है। पेरेंट, सब्सिडरी, ब्रांच, नेचुरल पर्सन, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड एंटिटी, रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी क्या होता है, ऑर्फन, नॉन ऑर्फन, इसके बारे में सब लिखा हुआ है। तो ये एंटिटी का पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 में लेके आने वाला हूँ इसका। तो आप अगर चाहें इन द मीन टाइम अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस इस पीडीएफ से रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो देख के भी उसका एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं। जैसे हम लोग ने एंटिटी के बारे में जाना, ऑर्फन, नॉन ऑर्फन,
वैसे आगे जाके हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में जानेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल कितने टाइप के होते हैं, ट्रस्ट एंटिटी क्यों बनाया जाता है, फाउंडेशन एंटिटीज और चैरिटीज में फ़र्क क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होते हैं इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए, और किस हिसाब से हम रिस्क रेटिंग इनमें असाइन करेंगे, प्लस ड्यू डिलिजेंस के लेवल के ऊपर और इनिशियल रिस्क रेटिंग के ऊपर भी हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल. Keep supporting, keep subscribing, and please wait for part 2. Thank you.